अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है हेल्थ सिस्टम रिसर्च। सही है। हेल्थ सिस्टम रिसर्च के टॉपिक के अंदर जो हमारे पास मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती क्या हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी असल में हमारे पास एक ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की, क्योंकि हमारे पास स्टडी करती है डिस्ट्रीब्यूशन को, डिटर्मिनेंट्स को और कंट्रोल ऑफ डिजीज़ को और हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस को किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर। सही है। अगर किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी मसला है किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी उसके कॉजेज़ को, और कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ को क्या करेगी, हमारे पास आइडेंटिफाई करेगी। सही है। इसका जो मकसद होता है, एपिडेमियोलॉजी का जो मकसद होता है वो क्या होता है, हमारे पास इम्प्रूव करता है ये किसको, हमारे पास पब्लिक हेल्थ को। सही है। ये है हमारे पास असल में क्या, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अब हमारे पास कैसे पता लगेगा कि किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास ये स्पेसिफिक डिजीज़ पाई जाती है। सही है। अब इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर हेल्थ सिस्टम रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सही है। अब जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं इसे हम डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस के अंदर। एक आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल बेस्ड स्टडी करते हैं हम, और एक करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी। अब जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी होती है वो हमारे पास तीन तरीकों की होती है। सही है। एक होता है कम्युनिटी ट्रायल्स, एक होता है फील्ड ट्रायल्स, और एक होता है आरसीटी। आरसीटी मीन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स। सही है। अब जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर हमारे पास दो तरह की स्टडीज आती हैं। एक आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एक आता है एनालिटिकल स्टडी। सही है। अब जो एनालिटिकल स्टडी है, जो एनालिसिस पे बेस करती है, उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 टाइप ऑफ स्टडी के अंदर। एक आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक आता है इकोलॉजिकल स्टडी, एक आता है केस कंट्रोल स्टडी, और एक आता है कोहार्ट स्टडी। अब हम फर्दर इनकी डिटेल भी आगे पढ़ते हैं। सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताएं और उसकी ब्रांचेस को डिस्क्राइब करें इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप ये बना के देंगे। सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि समरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताएं, तो आपने क्या बनाता होगा, ये बनाना होगा। सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि समरी बताएं किसकी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की, तो एपिडेमियोलॉजिकल की स्टडी को हम डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस के अंदर। एक आता है डिस्क्रिप्टिव और एक आता है एनालिटिकल। सही है। हमने ऊपर जैसे पढ़ा। अब जो डिस्क्रिप्टिव है, अब इस डिस्क्रिप्टिव के अंदर तीन मेन हमारे पास मजीद स्टडीज़ हैं। एक आता है केस रिपोर्ट स्टडी, केस सीरीज स्टडी और इंसिडेंट। अगर किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हमारे पास क्या है, कोई भी रिपोर्ट है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, केस रिपोर्ट हो गई। अब उस केस रिपोर्ट से फर्दर उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होंगी वो हमारे पास किस में आएगी, केस सीरीज़ के अंदर आएंगे, और इंसिडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है वो देखेंगे। सही है। फिर आता है एनालिटिकल स्टडीज़। एनालिटिकल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एनालिसिस। हम दो तरह के करते हैं, एक आता है एक्सपेरिमेंटल बेस और एक करते हैं हम ऑब्जर्वेशनल बेस। जो एक्सपेरिमेंटल बेस करते हैं उसके अंदर आता है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स और कम्युनिटी ट्रायल्स। सही है। और जो ऑब्जर्वेशनल करते हैं उसके अंदर आता है हमारे पास कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी। अब हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या होती है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता लग जाए, फ़र्ज़ करो कि आपको पता लग गया मलेरिया। सही है। अब आपको टॉपिक का नाम पता लग गया कि मलेरिया। अब आप उस मलेरिया से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लेंगे। सही है। कि मलेरिया होता क्यों है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये हमारे पास क्या हो गई, एक हाइपोथेसिस हो गई। सही है। अगर आपको किसी भी टाइटल के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप उसकी क्या जनरेट कर लेंगे, हाइपोथेसिस जनरेट कर लेंगे। अब हाइपोथेसिस जो जनरेट हो गई, अब उसके बाद टेस्टिंग कौन करेगा, वो हम किस में करेंगे, एनालिटिकल स्टडी के अंदर। सही है। एनालिटिकल स्टडी के अंदर हम क्या करेंगे, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। सही है। अब जो एनालिटिकल है उसके अंदर हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी न्यू ड्रग को टेस्ट करेंगे। सही है। किसी भी डिजीज से रिलेटेड जो हमारे पास न्यू ड्रग है उसे हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कोहार्ट स्टडी क्या होती है, कोहार्ट स्टडी के अंदर हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास वेल डिफाइंड होगी। सही है। कोहार्ट स्टडी के अंदर जो हमारे पास डिजीज का एक्सपोजर है वो क्या है, हमारे पास अनकॉमन है, लेकिन उसके आउटकम क्या हो सकते हैं, सेवरल आउटकम हो सकते हैं। सही है। कोहार्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी को आपने ऐसे याद रखना है, पॉपुलेशन वेल डिफाइंड, इसमें लिखना है पॉपुलेशन नॉट वेल डिफाइंड। इसके अंदर क्या है हमारे पास, अनकॉमन एक्सपोजर, इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, रेयर डिजीज। इसके अंदर मैनी एक्सपोजर है, इसके अंदर अनकॉमन एक्सपोजर है, इसके अंदर क्या है, मैनी एक्सपोजर। इसके अंदर आउटकम क्या आता है, सेवरल होते हैं, लेकिन हमारे पास केस कंट्रोल के अंदर क्या होता है, रेयर डिजीज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल स्टडी।
सही है। क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सपोजर को देखते हैं और कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, वंस अ टाइम हुई होगी। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी की टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी और कंबाइंड रेट्रो एंड प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी। अब आपसे अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो ये हो सकता है कि हमारे पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के दरमियान डिफरेंस बताएं। सही है, 2 नंबर का सवाल आ गया, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के दरमियान डिफरेंस बताएं। अब जो प्रोस्पेक्टिव है इसका जो वो क्या है, हमारे पास करंट स्टडीज है, को करंट लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्करेंट को ही हम करंट स्टडीज बोलते हैं, यानी जो अभी हमारे पास हो रही है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होगी, जो हमारे पास हिस्टोरिकल यानी जो पहले हो चुकी है, और ये से हम नॉन कॉन्करेंट स्टडी भी बोल सकते हैं। सही है। अब जो प्रोस्पेक्टिव है जो कि हमारे पास जिसकी स्टडी अभी स्टार्ट हुई है, सही है, उसका कोई आउटकम तो होगा नहीं क्योंकि वो हमारे पास स्टडी अभी स्टार्ट हुई है। सही है। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो एक्सपोजर ग्रुप होगा वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। हम इसके ऊपर वी लुक फॉर द डेवलपमेंट, हम इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ऑफ सेम डिजीज इन बोथ एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। सही है कि हम देखेंगे कि ये जो डिजीज है ये हमारे पास एक्सपोज ग्रुप और नॉन एक्सपोज ग्रुप के अंदर दोनों के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। सही है। क्या होगा, आउटकम नॉट अकर, क्योंकि हमारे पास स्टडी अभी स्टार्ट हुई है। सही है। हम देखेंगे क्या क्या किसकी तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, कि हम इसकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं इन एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। सही है। फिर आता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या है, हिस्टोरिकल है, तो इसके अंदर हमारे पास एक्सपोजर भी हुआ होगा और इसके सेवरल आउटकम भी आए हुए होंगे। सही है, क्योंकि हमें ये तो पहले हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे किसके अंदर, बैक टाइम में जाएंगे और हम क्या लेंगे, सिर्फ एक्सपोज ग्रुप को लेंगे कंसिडरेशन के अंदर। यानी हमारा मकसद क्या है, एक्सपोज ग्रुप को स्टडी करना। अब एक्सपोज ग्रुप को ले लिया तो हमारा नेक्स्ट मकसद क्या होगा कि देन लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेम डिजीज इन बोथ एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, हम फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसे डेवलप करवाएंगे कि इसके अंदर एक्सपोज ग्रुप के अंदर भी और नॉन एक्सपोज ग्रुप के अंदर भी। यानी एक्सपोज नॉन एक्सपोज का मतलब ये है कि जिनके अंदर बीमारी हुई है उनके अंदर भी डेवलप करवाएंगे, जिनके अंदर नहीं हुई उसके अंदर भी डेवलप करवा के फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग हम उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है कंबाइंड स्टडी। कंबाइंड स्टडी के अंदर हमारे पास कंबाइंड स्टडी आपके पास नहीं आ सकता, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ही सवाल के अंदर आएगा। कंबाइंड स्टडी क्या होता है, मिक्स कोहॉर्ट स्टडी से हम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास जैसे हमारे पास रेट्रो के अंदर के हम सबसे पहले बैक टाइम में जाएंगे और एक्सपोजर को जो एक्सपोज ग्रुप है उसे हम कंसिडरेशन के अंदर लेके आएंगे। लेटर हम क्या करेंगे, कोहॉर्ट इज फॉलोड प्रोस्पेक्टिवली इनटू द फ्यूचर ऑफ आउटकम। लेंगे किसको, एक्सपोज ग्रुप जो कि रेट्रो के अंदर आया है, लेकिन फर्दर हम क्या करेंगे, न्यू ड्रग से प्रोस्पेक्टिव के अंदर हम उसे उसकी स्टडी करेंगे। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग कोहॉर्ट स्टडी। ये भी सवाल आ सकता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास हम स्पेशल ग्रुप बनाते हैं। स्पेशल ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक आता है सिलेक्टेड ग्रुप और एक होता है एक्सपोज्ड ग्रुप। अब कोई भी हमारे पास स्टडी हो रही है, कोई भी हमारे पास रिसर्च हो रही है इन मेडिकल टर्म, तो हमारे पास जो सिलेक्टेड ग्रुप के अंदर जो लोग होंगे वो क्या होंगे, कौन होंगे हमारे पास, एक तो डॉक्टर होगा, एक लॉयर होगा और एक टीचर होगा। सही है। डॉक्टर क्यों ऐड करते हैं, कि हमारे पास जो हमारे पास पेशेंट हैं जिनके ऊपर हमने टेस्टिंग करनी है वो हमारे पास कौन प्रोवाइड करेगा, हमें डॉक्टर प्रोवाइड करेगा। अगर कोई हमारे पास लीगल पर्पस कोई हो गया, यानी कोई लीगली काम करवाना पड़ गया हमें, तो हमारे पास किसकी ज़रूरत होगी, किसी भी लॉयर की ज़रूरत होगी। अब हमारे पास काम हो गया है, अगर हमने उस काम के ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी है, सही है, तो हमें रिसर्च के बारे में कौन गाइड करेगा, कोई भी एक टीचर गाइड करेगा। सही है। एक्सपोज ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या आता है, टीचर को हम रिसर्च वर्क के लिए ऐड करते हैं। एक्सपोज ग्रुप के अंदर आता है हमारे पास इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल वर्कर आता है और रेडियोलॉजिस्ट आता है। सही है। रेडियोलॉजिस्ट को हम इसलिए ऐड करते हैं फॉर स्क्रीनिंग द होल बॉडी टू सर्च एनी डिजीज। रेडियोलॉजिस्ट इसलिए ऐड करेंगे कि हम देखेंगे कि जो पेशेंट है पूरी बॉडी को स्क्रीन आउट करेंगे और देखेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज मौजूद है भी या नहीं है। इंडस्ट्रियल वर्कर को इसलिए ऐड करते हैं रिसर्च बेस्ड वर्क टू मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग। अगर हमारे पास रिसर्च हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है किसी भी डिजीज के खिलाफ, अब उससे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो हमारे पास कौन करवाएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर जो होगा वो करवाएगा। सही है। इसलिए हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर का भी होना जरूरी है। फिर आता है हमारे पास ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर।
अब ऑब्टेनिंग डेटा हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम पेशेंट का डेटा कलेक्शन लेंगे, सही है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे जिसके अंदर हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री वगैरह को चेक करेंगे। फिर आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करवाएंगे, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करवाए जाएंगे, सही है, और उनकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी क्या आ रही हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल सर्वे जिसके अंदर हम क्लाइमेट चेंजेस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल सर्वे जिसके अंदर हम क्लाइमेट्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। कंपैरिजन ग्रुप के अंदर हमारे पास एक आएगा इंटरनल कंपैरिजन और एक आता है एक्सटर्नल कंपैरिजन। इंटरनल कंपैरिजन हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ एक्सपोजर कितना है, यानी अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहा है, यानी स्मोकिंग हो रही है, तो स्मोकिंग का एक्सपोजर कितना है, डिग्री, उसकी डिग्री क्या है कि लंग्स कैंसर कॉज हो सकता है या अभी इनिशियल स्टेज है हमारे पास, सही है। ऐसे ही हमारे पास एक्सटर्नल कंपैरिजन के अंदर यानी कोहार्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट विद द कोहार्ट ऑफ ऑप्थोमोलॉजिस्ट। अब जो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग करेगा, लेकिन जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, सिर्फ आई से रिलेटेड हमारे पास डेटा प्रोवाइड करेगा, सही है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है फॉलोअप। फॉलोअप के लिए हम क्या करेंगे, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे और पीरियोडिक होम विजिट भी करवाए जाएंगे, सही है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। अब केस कंट्रोल स्टडी का डिज़ाइन क्या आता है कि हमारे पास दो पेशेंट हैं जिसके हमारे पास डिजीज़ है और किसी को डिजीज़ नहीं है। जब जिसे डिजीज़ है वो हमारे पास क्या है, एक केस है, जिसको डिजीज़ नहीं है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल की तरह है। अब जिसे डिजीज़ है वो उसमें भी हमारे पास दो ग्रुप हैं, जो कि एक तो एक्सपोज्ड है और एक एक्सपोज्ड नहीं है। अब जिसे डिजीज़ नहीं है उसमें भी एक एक्सपोज्ड है और एक नॉन एक्सपोज्ड है, ये कंट्रोल में आ गया, सही, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है केस कंट्रोल स्टडी। पहले हमने क्या पढ़ा, कोहार्ट स्टडी के स्टेप्स क्या हैं, अब हम देखेंगे कि केस कंट्रोल स्टडी के स्टेप्स क्या हैं। केस कंट्रोल स्टडी के स्टेप याद करने के दो तरीके हैं, सिलेक्शन एंड सोर्सेज, सही है, सिलेक्शन ऑफ केसेज, सोर्सेज ऑफ केसेज, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल, केसेज ऑफ कंट्रोल, सही है, बस इतना याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास केसेस के अंदर क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ केस क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है हमारे पास पेशेंट का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सही है। कोई भी केसेस है, किसी भी पेशेंट को लेना है तो हमारे पास सोर्स क्या होगा, हॉस्पिटल होगा या जनरल पॉपुलेशन होगी, सही है। अब सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल हम किस बेसिस के ऊपर ले सकते हैं, कंट्रोल मस्ट बी सिमिलर टू द केस एज पॉसिबल एक्सेप्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। जो हमारे पास कंट्रोल होगा वो सिमिलर होगा केस से रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर कोई डिजीज नहीं होगी। इधर स्टडी ग्रुप इज स्मॉल, अगर तो हमारे पास स्टडी ग्रुप स्मॉल है तो हम 4 कंट्रोल लेते हैं पर केस के ऊपर, यानी 1:4, सही है। एक हमारे पास क्या होगा, ट्रीटेड होगा, 4 क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। अगर तो हमारे पास स्टडी ग्रुप क्या है, लार्ज है, तो 1:1 लेंगे, एक कंट्रोल और एक ही केस वाला। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल को हम कहाँ से ले सकते हैं, हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, जो पेशेंट है उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम सिबलिंग को हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। अगर हमने किसी भी जेनेटिक स्टडी के ऊपर जेनेटिक स्टडी करनी है तो हमारे पास जो सिबलिंग है वो हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं, ये हमारे पास डिफरेंस के अंदर क्वेश्चन में आ सकता है। एक आता है कम्युनिटी ट्रायल, एक आता है फील्ड ट्रायल और एक आता है क्लिनिकल ट्रायल। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, पहली लाइन हमारे पास सेव होगी, एड्रेस द एफिकेसी ऑफ प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, ये सबके अंदर होगा। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन कहाँ पे देखने हैं, हमने ग्रुप लेवल के ऊपर देखना है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सोशल मार्केटिंग कैंपेन हो गया, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे देखना है, जैसे हमारे पास वैक्सीन के ट्रायल हो गए। यहाँ पे हमने थेराप्यूटिक इंटरवेंशन देखना है, जैसे क्लिनिकल के अंदर हम क्या देखते हैं, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, जैसे कि हम कीमोथेरेपी के अंदर देखते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही, सही है।